तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, साथ साथ नोट्स भी बनाते हुए चलेंगे सबको ही। तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अकाउंट्स की पहली क्लास, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं बेसिक टर्म्स यूज्ड इन अकाउंट्स। तो बेसिक टर्म्स यूज्ड इन अकाउंट्स मतलब क्या? जैसे कोई भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हैं तो आपको सबसे पहले उसके बारे में क्या होता है, एक बेसिक्स बताया जाता है कि किस टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है। जैसे 10th के बाद आप लोग आए, आपके पास अलग अलग स्ट्रीम है, जैसे बायोलॉजी का ऑप्शन है, मैथ्स का ऑप्शन है, ह्यूमैनिटी है, ठीक है, और कॉमर्स भी एक ऑप्शन है। जैसे आप लोग बायोलॉजी लेती हो तो बायोलॉजी के कुछ बेसिक टर्म्स जो यूज़ होते हैं उसमें आपको वो पढ़ाया जाता है। केमिस्ट्री रहती है उसमें, तो केमिस्ट्री में बेसिक जो जो आपके मेटल्स हैं, जो जो चीज़ें बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ों की क्या होते हैं, आपको फॉर्मूलेस वगैरह कुछ कुछ बेसिक चीज़ें बताई जाती हैं, किसका मतलब क्या होता है। जैसे जब पहली बार आपने मैथ्स पढ़ी होगी तो इक्वल टू का साइन का मतलब बताया गया होगा कि इसको इक्वल टू बोलते हैं, इसको मोर देन बोलते हैं, इसको लेस देन बोलते हैं, इसको मोर देन इक्वल टू बोलते हैं, इसको लेस देन इक्वल टू बोलते हैं। ठीक है, ऐसे साइंस आपको बताए गए होंगे, साइन वगैरह। तो वैसे ही आज हम अकाउंट्स में पढ़ने वाले हैं कि हम जो जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे वो टर्मिनोलॉजी क्या क्या चीज़ें हैं। तो अकाउंट्स जो है बेटा हर जगह पे यूज़ होता है, ठीक है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, अकाउंट्स की ज़रूरत हर जगह पर होती है। क्योंकि अकाउंट्स का मतलब क्या, हिसाब किताब। तो हिसाब किताब, वो एक आदमी पैसा कमा रहा है यार, तो उसको हिसाब किताब रखना है कि नहीं रखना है? बिल्कुल रखना है। बिना हिसाब किताब के क्या होगा, आप कहाँ पर, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या कमाए क्या गया, जेब से पता ही नहीं है आपके पास क्या है। तो हर बिजनेस वाला क्या करता है, जितनी भी सेल होती है, जितनी भी रिसिप्ट होती है, उनको एक जगह पर लिखेगा, उसमें से उसने जो भी खर्चे किए वो माइनस करेगा, तो बचा हुआ जो रहेगा उसका, तो वो क्या होगा, उसका पैसा क्या होगा बेटा, प्रॉफिट होगा। वो चीज़ें समझ में आ रही हैं? तो आज हेडिंग लिखेगा बेसिक टर्म्स यूज्ड इन अकाउंट्स। मैं इसको बुकीज लैंग्वेज में आपको बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ, बुकीज लैंग्वेज के लिए मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स आपको दे दूंगा। मैं ये जो आज आपको बता रहा हूँ ये मान के चलो कि ये आपकी ओन अंडरस्टैंडिंग में आ जाए, चीज़ें आपकी समझ में आ जाए, वैसा बता रहा हूँ। बुकीज लैंग्वेज में पढ़ना है तो बुकीज लैंग्वेज में तो बुक में दिया ही हुआ है, तो जो चीज़ें मैं बताऊंगा उससे आपको क्या होगा, सारी चीज़ें क्लियरिटी हो जाएंगी। क्लियर है चीज़ें, हाँ या ना? तो सबसे पहली चीज़ें अकाउंट्स में लिखिएगा बेसिक टर्म्स में कैपिटल। सबसे पहला टर्म लिखिएगा बेटा कैपिटल। कैपिटल सबसे पहला टर्मिनोलॉजी है बेटा कैपिटल। तो ये जो कैपिटल होती है, कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं पूंजी। क्या बोलते हैं हम कैपिटल को हिंदी में? पूंजी। तो बेटा आप आज की डेट में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। अपने 11th में अभी बीएसटी जब पढ़ोगे तो आपके पास फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने को मिलेगा। तो उसी में से मैं सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, मान के चलता हूँ मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं बिजनेस कर लूँ या तो किसी के आपस में नौकरी कर लूँ। ये दो ऑप्शन मेरे पास हमेशा अवेलेबल रहेंगे, हाँ या ना? तो बिजनेस करते हो तो बिजनेस में क्या होता है, सबसे पहले बेटा आपको पैसा लगाना पड़ता है कि नहीं? बिजनेस का मतलब ही क्या होता है, बिजनेस मतलब क्या बेटा, पढ़े होगे बेसिक चीज़ें। बिजनेस मतलब क्या, बिजनेस क्या होता है, पैसा लगा के हम प्रॉफिट या लॉस के लिए काम कर रहे होते हैं। बिजनेस इट डजंट मीन कि आपको प्रॉफिट ही होगा। अब जैसे कोरोना काल था, बिजनेस बंद था तो लॉस में जा रहे थे ना। लॉस में कैसे जा रहे थे, फैक्ट्री का रेंट जा रहा था, मशीनों पे डेप्रिसिएशन लग रहा था, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देना गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा था, देना ही है तुमको। हम कमा भी नहीं रहे थे तो भी हम प्रॉफिट में से क्या कर रहे थे, जो भी हमारा पुराना प्रॉफिट रहा होगा उसमें से बांट रहे हैं ना। तो इस साल तो हमारा प्रोडक्शन भी बंद था, फैक्ट्रीज बंद थी, तो हमारी जेब से पैसा गया है कि नहीं, लॉस तो हो सकता है। तो इसीलिए तो बिजनेस करने के लिए आपको जो भी पैसा रिक्वायरमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा उसको, कैपिटल। और कैपिटल किसके द्वारा इन्वेस्ट की जाती है, यहाँ बैठ जाओ आप, ज़्यादा अच्छा रहेगा, हम आई कांटेक्ट बना रहेगा, यहाँ बैठ जाओ सामने, ठीक है। तो कैपिटल क्या हो गई, इन्वेस्टेड बाय द ओनर। कौन इन्वेस्ट करेगा बिजनेस में पैसा बेटा, उसका ओनर यानी कि मालिक। तो लिखो इन्वेस्टेड बाय, इन्वेस्टेड बाय, invested by owner of the business, invested by owner of business, the owner of business, ठीक है। और ये क्या होता है, नेसेसरी टू स्टार्ट द बिजनेस। अगर बिजनेस तुमको करना है तो बिना पैसे के बिजनेस होता है क्या? कोई धंधा बिना पैसे के नहीं होता। इसलिए जो पैसा होता है उसको ब्लड ऑफ क्या बोलते हैं, बिजनेस। जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी में से ब्लड निकाल लिया जाएगा तो ह्यूमन बॉडी क्या होगी, डेड हो जाएगी, मर जाएगी। तो वैसे ही बिजनेस, अगर फाइनेंस नहीं है हमारे किस में,
बिजनेस में, तो बिजनेस क्या है, मरा बराबर है। ठीक है, क्लियर हो गया। लिख लो दूसरा पॉइंट, नेसेसरी टू स्टार्ट द बिजनेस, नेसेसरी टू स्टार्ट द बिजनेस। ठीक है, हो गया। अब दूसरी टर्मिनोलॉजी लिखो, प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब क्या, प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का मतलब होता है हिंदी में मालिक, जिसको हम ओनर भी बोलते हैं, मालिक या ओनर। तो प्रोप्राइटर कौन होता है बेटा, हाँ, तो बिजनेस में जो पैसा लगाता है उसी को क्या बोलते हैं बेटा, मालिक बोलते हैं या प्रोप्राइटर बोलते हैं। तो लिखिए, अ पर्सन who invest the money, a person who invest the money in business, invest the money in business, money in business। क्लियर हो गई चीज़ें बेटा, यहाँ तक कोई डाउट इसमें। अब जैसे आप बिजनेस कर रहे हो, पहली चीज़ समझ में आ गया कि आपको बिजनेस करना है, उसके लिए पैसा लाना है। और दूसरी चीज़ ये समझ में आ गया कि आप क्या बेटा, उस जो भी आप धंधा कर रहे हो उसके आप ओनर हो, मालिक हो। अब बिजनेस किसी भी चीज़ का हो सकता है, आपको मालूम है, चाहे वो कपड़े की दुकान हो, चाहे आपका बेटा किसी हार्डवेयर की दुकान हो, चाहे आपका बेटा रेस्टोरेंट का बिजनेस हो, किसी भी चीज़ का बिजनेस हो सकता है। एग्री करते हो। मान के चलते हैं आप एक रेडीमेड गारमेंट के ओनर हो। किसके ओनर हो, रेडीमेड गारमेंट के ओनर हो। तो रेडीमेड गारमेंट के आप ओनर हो, आपने एक दुकान खोल ली है, तो उसमें गारमेंट्स होंगे कि नहीं, कपड़े होंगे कि नहीं होंगे। तो जिस चीज़ का आप बिजनेस करोगे वो आपका क्या कहलाता है, स्टॉक कहलाता है। क्या कहलाता है, स्टॉक, या उसी को हम गुड्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो लिखो तीसरी टर्मिनोलॉजी, स्टॉक या गुड्स। लिखो थर्ड, स्टॉक और गुड्स। ठीक है, गुड्स का मतलब समझ में आ गया, जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं। हिंदी में एक लाइन में लिख लो, जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं, जिस चीज़ का हम बिजनेस करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टॉक बोलते हैं या गुड्स बोलते हैं। तो ये जो स्टॉक होता है बेटा, ये हमारा दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो टाइप का हमारा ये स्टॉक होता है। पहला होता है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक के नीचे लिखो टू टाइप्स, टू टाइप्स। तो इधर पहला लिख दो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक, और दूसरा जो होगा बेटा आपका होगा वो क्लोजिंग स्टॉक। क्या होगा वो दूसरा, क्लोजिंग स्टॉक। पहला क्या हुआ आपका ओपनिंग स्टॉक और दूसरा क्या हुआ क्लोजिंग स्टॉक हो गया, हाँ या ना। ये दो टाइप के स्टॉक हमारे होते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक। समझाता हूँ मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं क्लोजिंग स्टॉक की बात कर रहा हूँ। जैसे आज मान के चलते हमारे 1 अप्रैल है बेटा, कौन सी अप्रैल है, 1 अप्रैल 2024 है, और ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2025 को। कब खत्म होगा, 31, 12 महीने का समय होता है बेटा, आपको पता है। 12 मंथ के पीरियड को हम क्या बोलते हैं, 1 ईयर बोलते हैं। तो आपके दो टाइप के ईयर होते हैं, एक होता है कैलेंडर ईयर, कैलेंडर ईयर मतलब जनवरी से दिसंबर, और दूसरा जो होता है बेटा वो होता है फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल से मार्च, हाँ या ना। तो ये हमारा कौन सा ईयर हुआ बेटा, फाइनेंशियल ईयर हुआ। कौन सा ईयर हुआ, फाइनेंशियल ईयर हो गया हमारा ये। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है, ओके। तो हमको क्या करना है, जिस दिन आप बिजनेस मान के चलते हैं, आपने पहली डे पे आपने मान के चलते हैं एलपी की, एलपी एक ब्रांड है, आपने नाम सुना होगा। इसकी 100 जीन्स खरीद के लाए आप। कितनी जीन्स खरीद के लाए हो आप, इसकी 100 जीन्स आपने खरीद के लाई थी। अब ड्यूरिंग द ईयर आपने मान के चलते हैं 90 जीन्स आपने क्या कर दी, सेल कर दी। ये परचेज किए थे और ये 90 जीन्स आपने क्या कर दी, सेल कर दी। तो आपके पास बैलेंस कितना बचा बेटा, 10 क्वांटिटी बची कि नहीं। तो ये जो 10 क्वांटिटी है इसको क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। मतलब क्या है, अनसोल्ड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। क्या बेटा, अनसोल्ड क्वांटिटी ऑफ गुड्स। तो लिखो क्लोजिंग स्टॉक में अनसोल्ड क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, अनसोल्ड क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक, अनसोल्ड क्वांटिटी ऑफ गुड्स इज कॉल्ड क्लोजिंग स्टॉक। हो गई बात। अब बात आती है कहने का मतलब, या मैं बोल दूं आपको दूसरी टर्मिनोलॉजी में समझाने के लिए मैं बताऊं, तो इस डेट पे जो भी माल आपका रहेगा, कौन सी डेट पे,
इस डेट पे जो भी माल आपका रहेगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक। मतलब ईयर एंड पे जो क्वांटिटी आपकी अनसोल्ड हो गई। और साल के शुरू दिन जो माल रहेगा वो क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक। मतलब ओपनिंग स्टॉक के लिए लिखिए द गुड्स हेल्ड इन बिजनेस एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, द गुड्स विच रिमेन्स इन बिजनेस एट द बिगिनिंग, क्या लिखे बेटा, इन बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस। जिस दिन बिजनेस आपका शुरू हो रहा है उस दिन जो भी गुड्स आपकी रहती हैं उसके हमको क्या बोलते हैं बेटा, ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। क्या उसको, हाँ, बिगिनिंग ऑफ द बिजनेस, बिगिनिंग ऑफ स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। साल के शुरू दिन जो भी माल हमारा रहेगा उसे हम क्या बोलेंगे, ओपनिंग स्टॉक बोलेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? ठीक। अब बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में हम जो भी गुड्स खरीद रहे हैं उसको किस लिए रख रहे हैं, यूज़ करने के लिए रख रहे हैं कि बेचने के लिए कर रहे हैं। तो बिजनेस जो भी होता है बेटा, हमेशा जो भी गुड्स खरीदी जाएंगी या जो भी गुड्स बेची जाएंगी वो हमेशा दो प्रकार से होती हैं। कितने प्रकार से होती हैं, दो प्रकार से। तो यहाँ पर इसमें चौथा पॉइंट आएगा ना, फोर्थ पॉइंट, परचेज एंड सेल। तो सबसे पहले परचेज। परचेज का मतलब क्या होता है बेटा, खरीदना, जिसको आप बाय करना भी बोलते हो ना बेटा। परचेज मतलब खरीदना। और दूसरी चीज़ क्या होती है बेटा, सेल। क्या होती है, सेल। सेल का मतलब होता है बेटा बेचना। सेल का मतलब होता है बेचना। तो ये दो चीज़ें थी, एक मिनट सुन लो। तो ये जो भी चीज़ें होती हैं बेटा, खरीदना और बेचना, हमेशा दो प्रकार से होंगी। कितने प्रकार से होंगी, कभी भी बेटा आप जैसे कभी जाते होगे, पापा आपको भेजते होंगे बेटा जा बेटा सामान ले आना। पापा से कई बार तुम बोलती है पापा पैसे दो, तो पापा क्या बोलते, चल जाना यार मेरा नाम ले लेना, वहाँ बोलना फलाना मंगाया है। बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, मेरे खाते में लिख लेगा, उसको बोलना है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। तो ऐसा जो भी गुड्स की होती है बेटा खरीदी बिक्री, इसको बोलते हैं उधारी में। क्योंकि आपने सामने वाले को पैसे दिए, क्या नहीं दिए ना पैसे उसको, और सामान लेके आ गए कि नहीं लेके आ गए, तो इसको क्या बोले, उधारी। अब अगर आप पैसा लेके जाते उसको पैसा देते और सामान लेते तो ये क्या होता, नकदी होता। तो इसी को हम दो प्रकार में बोलते हैं। तो परचेज और सेल कितने प्रकार से होंगी आपकी, दो प्रकार से होंगी। पहली चीज नकदी में, किसमें होगी बेटा, नकदी, जिसको हम कैश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैश। कैश को तुम लिखना, पहले ही कैश लिखना, उसके बाद नीचे में नकदी लिख लेना बेटा। और दूसरा होता है क्रेडिट। क्या होता है बेटा दूसरा, क्रेडिट होता है। तो क्रेडिट मतलब होता है उधारी। क्रेडिट का मतलब क्या होता है बेटा, उधारी। तो लिखो परचेज और सेल हम कितने प्रकार से कर सकते हैं बेटा, दो प्रकार से कर सकते हैं, एक नकदी में और एक उधारी में। पहला किस में हो सकता है, नकदी में, और दूसरा किस में हो सकता है बेटा, उधारी में। क्लियर हो गई चीजें, हाँ या ना, कोई डाउट? ठीक। अब दो चीजें और होती हैं, परचेज और सेल हो गया। एक होता है बेटा परचेज रिटर्न और एक होता है सेल रिटर्न। समझिएगा मेरी बात, लिखिएगा परचेज रिटर्न। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न। इसी को अपन रिटर्न आउटवर्ड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी का दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड। तो नाम से क्या समझ में आ रहा है बेटा, परचेज रिटर्न, नाम से क्या लग रहा है आपको, खरीद के वापस कर दिए किसी भी रीजन से। आपको मान के चलते हैं आपने जैसा चाहा था वैसा आपको क्वालिटी नहीं मिली, डिफेक्टिव पीस हो गया, जैसा आपको सैंपल दिया गया था वैसा सैंपल के अकॉर्डिंग आपने जो सप्लाई चाहिए थी वो नहीं मिली, मतलब खरीदे हुए माल को वापस करना। क्लियर हुआ बेटा, समझ में आया? तो लिख लो हिंदी में, खरीदे हुए माल को वापस करना। माल मतलब गुड्स, खरीदे हुए गुड्स को वापस करना, खरीदे हुए गुड्स को वापस करना, खरीदे हुए गुड्स को वापस करना। खरीदे हुए गुड्स आप क्या कर रहे हो बेटा, वापस कर रहे हो, इसी को हम क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न। क्या बोलेंगे बेटा, परचेज रिटर्न। अब सेल रिटर्न अलग होता है। अब बोलोगे सर परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न क्या, समझाऊंगा इसको थोड़ी देर में। लिखो सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। इसका दूसरा नाम लिखो रिटर्न इनवर्ड, और इसी का दूसरा नाम है रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड।
रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड क्या होगा बेटा, क्या लगता है आपको? जो माल मैंने बेचा था वो माल मेरे पास वापस, लिखो बेचे हुए माल का वापस आना, बेचे हुए गुड्स का वापस आना, बेचे हुए गुड्स का वापस आना, वापस आना। बेचे हुए गुड्स का वापस आना। यहाँ तक कोई डाउट बेटा आप लोग को? क्लियर है चीज़ें, हाँ या ना? तो अब समझिएगा मेरी बात आगे। तो अपन ने पढ़ लिया परचेज मतलब बेचना, सेल्स मतलब सॉरी परचेज मतलब खरीदना, सेल्स मतलब बेचना। परचेज रिटर्न मतलब बेचे हुए खरीदे हुए माल को क्या करना बेटा, वापस करना। और सेल रिटर्न मतलब जो माल हमने बेचा था वो वापस आ गया। क्लियर है यहाँ तक की चीज़ें, कोई डाउट? अब हमारी एक टर्मिनोलॉजी होती है डेटर और क्रेडिटर। क्या होता है बेटा, डेटर और क्रेडिटर। लिखो डेटर, इसको ब्रैकेट में बोलो बुक डेट, इसी का दूसरा नाम है बुक डेट। बुक डेट हिंदी में बोलते हैं देनदार, देनदार, डेटर। ठीक है, डेटर मतलब क्या, जिससे मुझे पैसे लेने हैं। देखो अ पर्सन फ्रॉम होम, अ पर्सन फ्रॉम होम, फ्रॉम होम मनी इज टू बी रिकवर्ड, मनी इज टू बी रिकवर्ड, इज टू बी रिकवर्ड। अ पर्सन फ्रॉम होम मनी इज टू बी रिकवर्ड, जिससे पैसा लेना है। हिंदी में समझोगे ज़्यादा अच्छा रहता है बेटा, एक लाइन में याद हो जाती है। हिंदी क्या होती है बेटा, आपको याद करने में आसान बनाती है। जिससे पैसा लेना है, लेना है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, डेटर बोलते हैं। उसी प्रकार एक टर्मिनोलॉजी होती है क्रेडिटर। क्या होती है, क्रेडिटर। एक बार लिखवा रहा हूँ, फिर एक क्वेश्चन से आपको मैं दोनों चीज़ें समझा दूंगा। ये डेटर समझ में आ गया? चलो इसको एग्जाम्पल से ही लिख लेता हूँ। लिखो एग्जाम्पल, समझना पहले एग्जाम्पल। अगर बेटा मैंने नकदी में बेच दिया तो हमारा क्या होगा, कोई डेटर और क्रेडिटर का संबंध स्थापित होगा क्या? मैंने तुमको क्या किया, तुमसे पैसे लिए और सामान दे दिया, तो हमारे बीच कोई रिश्ता बनेगा क्या? मैं तुमको याद रखूंगा क्या? लेकिन उधारी में बेचे रहूँगा तो याद रखूंगा, नहीं यार उससे पैसे लेने हैं, वो देगी कि नहीं देगी। रोज रास्ते में देखूंगा तुम आ रही हो कि नहीं है। होता है कि नहीं होता? उधारी देने के बाद टेंशन होती है कि नहीं होती है? हाँ, तो उधारी लेते हैं तब ये रिश्ता बनता है बेटा। नकदी में लिए ठीक है, आएगा ठीक, उसकी मर्जी, नहीं आएगा ठीक, लेकिन उधारी में ऐसा नहीं बोल सकता, टेंशन हो जाता है, पैसा तो लेना है। तो जब उधारी का रिश्ता होता है तभी डेटर और क्रेडिटर एग्जिस्टेंस में आएंगे, अदरवाइज कभी भी एग्जिस्टेंस में इनकी नहीं आएंगे। क्लियर हो गया बेटा? तो सपोज समझना, एक्स है और ये मान के चलता हूँ वाई है बेटा। ये कौन है, एक्स है और ये वाई है। एक्स ने क्रेडिट सेल किए, क्या किए बेटा, क्रेडिट सेल। मान के चलते हैं ₹10,000। अब ये बताओ इस एग्जाम्पल में कौन पैसा लेगा? एक्स ने वाई को माल उधारी में बेचा है, तो लेगा, किससे लेगा? तो डेटर कौन होगा, डेटर, डेटर। वाई डेटर होगा ना बेटा, एक्स कैसे होगा? कौन पैसा ले रहा है, किससे लेगा? गलत, एक्स पैसा लेगा वाई से। तो जिससे पैसा लेना है, मैं थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था, ठीक है। एक लाइन में मतलब समझो ना, ये वाली लाइन, जिससे पैसा लेना है, किससे पैसा लेना है? तो लिखो इन दिस एग्जाम्पल, लिखो इन दिस एग्जाम्पल y is debtor, in this example y is debtor for x, y is debtor for x। ये debtor हुआ किसके लिए, for x, y is debtor for x। कोई डाउट बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गई चीज़ें, चल सकते हैं आगे। अब एक लिखिए क्रेडिटर्स, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी लिखिए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स। इसको हिंदी में बोलते हैं लेनदार, लेनदार। हाँ ठीक है।
लेनदार लिख लो। आपको क्या लग रहा है बेटा, नाम दिख रहा है लेनदार, जिसको क्रेडिटर्स बोल रहे हैं, क्या लग रहा है इसको देख के? जिसको पैसा देना है, लिखो जिसको पैसा देना है, हिंदी में लिखो ना, फिर इंग्लिश में लिखेंगे, जिसे पैसा देना है, जिसे पेमेंट करनी है या जिसे पैसा देना है, जिसे पैसा देना है, ठीक है। अगर इंग्लिश में बोलूँ तो मैं क्या लिखूंगा, अ पर्सन टू whom money is to be paid, to whom money is to be paid, money is to be paid, a person whom money is to be paid। देख लीजिए क्या मतलब हुआ बेटा। सपोज एक एग्जांपल में समझा रहा हूँ, समझिएगा। जैसे मान के चलिए ये बेटा आपका राम है, कौन है ये, राम है, और ये मान के चलते हैं श्याम है बेटा, कौन है ये, श्याम। राम और श्याम दो जन हो गए बेटा, इनकी जोड़ी हो गई। अब मान के चलते हैं राम ने उधारी में माल क्या किया, इससे परचेज कर लिया, क्रेडिट परचेज। क्या किया इसने बेटा, क्रेडिट परचेज। परचेज कितने रुपए का मान के चलते हैं, ₹10,000 का। कितने रुपए का खरीदा बेटा, ₹10,000 का। अब बताओ कौन पैसा देगा और किसे पैसा देगा। खरीदा है, कितने का खरीदा उसको छोड़ दो, उधारी में खरीदा है राम ने श्याम से, पैसा कौन देगा, तो क्रेडिटर कौन हुआ इसके लिए, वेरी गुड। तो लिखो देयरफॉर श्याम इज क्रेडिटर, श्याम इज क्रेडिटर फॉर राम, श्याम इज क्रेडिटर फॉर राम। राम के लिए श्याम क्या हो गया बेटा, क्रेडिटर हो गया। क्लियर हो गई चीजें, कोई डाउट यहाँ तक, चल सकते हैं आगे। राम श्याम को पैसे देगा, जिसे पैसा देना, पैसा किसको देना है, श्याम को देना है, तो जिसे पैसा देना वो क्रेडिटर हुआ, तो क्रेडिटर कौन हुआ, श्याम हुआ। किसके लिए हुआ, राम के लिए। जिससे लेना होता है वो डेटर होता है। क्लियर हो गई। इस टर्मिनोलॉजी में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक। अब मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बिल्स रिसीवेबल और एक बिल्स पेबल होता है बेटा। क्या होता है, एक बिल्स रिसीवेबल, लिखो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल, मैं शॉर्ट में BR लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिखेंगे, बिल्स रिसीवेबल एंड बिल्स पेबल। हाँ रिसीवेबल, और एक होता है बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। एक मिनट, बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल में, तो बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल होता क्या, समझिएगा। जैसे मान लेते हैं ये एक्स है बेटा, ये कौन है, एक्स है, और ये कौन हो गया बेटा, मान के चलते हैं वाई हो गया। कौन हो गया, वाई हो गया। इसने इसको गुड्स क्या कर दिया, सेल कर दिया। इस क्या कर दिया बेटा, गुड्स सेल कर दिया। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, समझना बेटा, बाद में लिखना, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। हाँ या ना, ये चीज़ समझ में आया कि नहीं। CR का मतलब क्रेडिट है बेटा, ध्यान रखना, आगे से मैं क्रेडिट को CR लिखूंगा। क्लियर है चीज़ें। तो गुड्स सोल्ड ऑन क्या हो गया, क्रेडिट। अब ये बताओ पैसा कौन लेगा, एक्स किससे पैसा लेगा, वाई से। अब मान के चलता हूँ मैं एक्स हूँ और आप हो वाई, मैं आपसे बोल रहा हूँ क्या नाम है आपका, ईशा नाम है, सपोज अभी के लिए तुम क्या हो, वाई हो। तो मैं बोल रहा हूँ बेटा आपसे मुझे पैसे लेने हैं, कितने रुपए लेने हैं, मान के चलता हूँ मैंने 10,000 रुपये का माल उधारी में आपको बेचा है। तो आप बोल रहे हो यार अभी मेरे पास पैसे नहीं, मेरी स्थिति ठीक नहीं है, बट मैं आपको 2 महीने बाद 3 महीने बाद पैसे दे दूंगी। मैं बोला मेरे को विश्वास तुम पर रत्ती भर भी नहीं है, तुम बोलोगे मेरी जुबान है वैल्यू करो। आज की डेट में जुबान की कोई वैल्यू रह गई है क्या, कोई वैल्यू नहीं है। मैं बोला एक काम कर, यही चीज़ जो तू बोल रहा है ना उसको एक कागज़ में लिख के दे दो भाई। तो वो बोला ठीक है। ये एक स्टाम्प पेपर होता है, जब आप पढ़ोगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट,
जब आगे की पढ़ाई करोगे तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट होता है कॉलेज में जब पढ़ोगे कंपनी लॉ, ठीक है। उसी के बाद में तुम्हारा ये सारी बिजनेस लॉ एक्चुअल में, तो क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, उसमें ये दोनों टर्मिनोलॉजी को डिफाइन किया गया है, लेकिन अपन को उतना दूर जाने की जरूरत नहीं, एक सीधा साधा शब्द में हम समझते हैं। तो ये एक पेपर है, इसमें वो सारी चीज़ें लिख देगा कि हाँ भाई मैंने तुमको इतने रुपए का माल बेचा था इस तारीख को, तुम क्या कर रहे हो, 3 महीने के बाद पैसे दोगे। तो यहाँ लिखोगे कि हाँ भैया मैं फलाना को 3 महीने के बाद इतने रुपए देने का क्या करता हूँ, प्रॉमिस कर रहा हूँ, दे दूंगा फलाना जगह पे, और अपना क्या कर दोगे यहाँ पर साइन कर दोगे, क्या कर दोगे, सपोज साइन कर दोगे, ये मेरा साइन है, मैंने साइन कर दिया। अब ये चीज़ मैं किसको दे दूंगा, एक्स को वापस कर दूंगा। किसको वापस कर दूंगा, एक्स को मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। एक्स को क्यों दूंगा साइन करके वापस, क्योंकि इसी के बेस पे यही तो एक सबूत हो जिसको ले जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि भैया ये देखो तुमने बोला था। अगर ओरल जुबान से बोला, मैं कब बोला, मैं तो बोला ही नहीं हूँ, जुबान नहीं रहे, जुबान की कोई वैल्यू नहीं है, नट दोगे, लेकिन ये लिखा हुआ डॉक्यूमेंट को कैसे झुठला दोगे, स्टाम्प पेपर पे होता है पूरा। तो इसलिए इसने किसको दे दिया, एक्स को आपने दे दिया। तो अब एक्स इन फ्यूचर क्या करेगा, इस चीज को दिखा के आपसे पैसे ले सकता है। तो ये डॉक्यूमेंट जो है डेटर के लिए, मतलब एक्स के लिए क्या बनेगा, एक्स के लिए क्या होगा बेटा, बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि इसको वापस मिल गया। और यही चीज किसके लिए, वाई के लिए क्या कहलाएगा, बिल्स पेबल। वाई के लिए क्या बनेगा, ये बिल्स पेबल। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। इसको एज इट इज बना के डायग्राम लिख लो। चलो अब बिजनेस है, बिजनेस में आप, मैंने बताया उधारी में भी माल बेचते हो आप, उधारी में माल खरीदते भी हो। अब कई बार क्या होता है, आपका पैसा बिजनेस में डूब जाता है बेटा, कई बार बिजनेस में पैसा आपका डूब भी जाता है कि नहीं। जैसे कोरोना टाइम में कई पैसा हमारा डूबा कि नहीं डूबा, हम वसूली उसकी नहीं करता। तो ऐसे पैसे को हम क्या बोलते हैं, बैड डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैड डेट। तो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी लिखिएगा, बैड डेट, बैड डेट, B/D, शॉर्ट में अपन बैड डेट को ऐसे लिखेंगे, बैड डेट। डेट का मतलब होता है बेटा कर्जा, आगे से अपन जब पढ़ेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, कर्जा बोलते हैं डेट का मतलब। बैड मतलब जो बुरा हो चुका है, मतलब ऐसा पैसा जिसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, जो पैसा हमारा क्या हो गया, डूब गया। लिखिएगा द सम, SUM, द सम, SUM वाला सम बेटा, ठीक है। कई सम होते हैं, SOME भी होता है, ठीक है, वो वाला सम नहीं। द सम मतलब इसका मतलब होता है पैसा। द सम हुज रिकवरी इज, हुज रिकवरी इज नॉट पॉसिबल, whose recovery is not possible, is not possible, the sum whose recovery is not possible, ऐसा पैसा जिसकी रिकवरी पॉसिबल नहीं। मैंने तुमको पैसे दे दिए, उधारी में माल बेच दिया तुमको, अब तुम हाथ खड़ा कर दिया, नहीं यार मेरा बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है, मैंने भी किसी को माल बेचा था वो मेरा पैसा नहीं दे रहा है, तो मैं नहीं दे पाऊंगा, हाथ जोड़ लिए, नक्की कर दिया, भैया मैं तुमको पैसा नहीं दे पाऊंगा। तो ऐसे पैसे को हम क्या बोलते हैं, बैड डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैड डेट बोलते हैं बेटा, क्लियर हुआ। अब एक होता है बैड डेट रिकवरी। क्या होती है बेटा, बैड डेट रिकवरी। कई बार क्या होता है, तुम्हारे मन में इंसानियत जग गई, ईमानदारी का पाठ पढ़ के आ गए, तुम कहीं सत्संग में गए थे, क्या लेके आए हो, क्या लेके जाओगे, तो इसलिए तुम्हारे मन में ईमानदारी जग गई और वो पैसा तुमने मुझे लाके वापस कर दिया, तो उस पैसे को क्या बोलते हैं, बैड डेट रिकवरी, मतलब डूबे हुए पैसे का वापस मिलना। तो लिखो बैड डेट रिकवरी, बैड डेट रिकवरी, बैड डेट रिकवरी, बैड डेट रिकवरी। लिख ली बेटा। तो लिखो डूबे हुए पैसे का वापस मिलना, एक लाइन में, डूबे हुए पैसे का वापस मिलना, डूबे हुए पैसे का वापस मिलना, डूबे हुए पैसे का वापस मिलना। ठीक है बेटा, जो ऑलरेडी प्रूव हो गया था बैड, वो वापस हमको क्या हो गया बेटा, मिल गया। तो वो डूबा हुआ पैसा वापस मिला, उसी को हमने क्या बोल दिया बेटा, बैड डेट बोल दिया, रिकवरी, बैड डेट रिकवरी। क्लियर हो गई चीजें। एक होता है इंसॉल्वेंट। तो लिखो इंसॉल्वेंट का मतलब समझा रहा हूँ, लिखो इंसॉल्वेंट,
इंसॉल्वेंट, इसी को बैंकरप्ट भी बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं? बैंकरप्ट। इसी को दिवालिया बोलते हैं बेटा हिंदी में, दिवालिया निकल गया बोलते हैं ना, खूब नुकसान हो गया, पैसा नहीं है उसके पास देने को, तो ऐसे लोग को हम क्या बोलते हैं? दिवालिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिवालिया। अब मान के चलते जैसे विजय माल्या का नाम सुना है आपने, अब क्या किया, इंडिया में पूरा पैसा लेके भाग गया और अपने आप को बोल दिया भैया मेरे पास लोगों को देने के लिए पैसा नहीं, हाथ खड़े कर दिया भैया, तो अपने आप से कोई दिवालिया घोषित नहीं होता है, कोर्ट उसको दिवालिया घोषित करती है। दिवालिया घोषित करने के अलग अलग पैमाने होते हैं, वो देखेगी कि भैया मार्केट में उसको कितना पैसा देना है, उसकी एसेट्स यानी कि संपत्ति को बेच के कितना पैसा रिकवर किया जा सकता है, तो देने के लिए सफिशिएंट है कि नहीं। तो मतलब एक ऐसा आदमी जो अपना कर्जे यानी कि डेप्ट को रिपे नहीं कर पा रहा है, तो जो डेट रिपे नहीं हुआ वो होता है बैड डेट, और जो नहीं कर पाया उसको क्या बोल देते हैं? दिवालिया बोल देते हैं। समझ में आ गया बेटा? तो लिखिएगा अ पर्सन हु इज अनेबल टू मीट हिज लाइबिलिटी, अ पर्सन who is not able to meet, who is not able to meet, या कैपेबल टू मीट भी लिख सकते हो, या कैपेबल टू पे भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो बेटा। मैं ये आपको नॉर्मल समझाने के लिए लिखा, बुक इज लैंग्वेज थोड़ी सी डिफर करेगी, बट आपको समझ में आ जाए मैं ऐसी लैंग्वेज में आपको अभी बता रहा हूँ। ठीक है बेटा? अ पर्सन हु इज नॉट एबल टू मीट हिज लाइबिलिटी, एक ऐसा आदमी जो अपना कर्जा चुकाने में क्या बेटा समर्थ नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैंकरप्ट बोलते हैं। तो अपन ने पढ़ लिया कैपिटल, उसके बाद अपन ने पढ़ लिया प्रोप्राइटर, फिर अपन ने पढ़ लिया बेटा ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज सेल, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, डेटर, क्रेडिटर, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, बुक डेट ठीक है, सॉरी बैड डेट रिकवरी और इंसॉल्वेंट। यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? कोई डाउट यहाँ तक है तो बताइए, चल सकते हैं आगे अपन? ठीक है, तो आगे लिखिएगा नेक्स्ट डिस्काउंट। आगे पढ़ाऊंगा लाइबिलिटी एसेट सब पढ़ाऊंगा बेटा, टेंशन नहीं ले, पूरे एक एक चीज़ें समझाएंगे। डिस्काउंट, इसको कई बार रिबेट के नाम से भी लिखते हैं, अलावेंस के नाम से भी बोलते हैं, बट रिबेट का थोड़ा सा मतलब अलग होता है, अलावेंस का मतलब अलग होता है। ठीक है, लेकिन इसकी सिमिलर टर्म में यूज़ कर लेते हैं कई बार। ठीक है, तो डिस्काउंट का मतलब लिखो, डिस्काउंट को हिंदी में अपन छूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छूट बोलते हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट का मतलब क्या? डिस्काउंट क्या होता है? कभी भी आप शॉपिंग करने जाते हो, बार्गेन करते हो, आधे पैसे नहीं बेचते, हाँ 100 की चीज़ को 50 में, 100 से कम एमआरपी से कम में जो दे दिया आपको। मान लो आप मेरे पास ग्राहक बन के आए, मैंने बोला यार 100 की चीज़ है, तो सब अच्छी चीज़ हो उसको छोड़ दो, वो सेकेंडरी मैटर है अच्छी है कि नहीं है। मतलब डिस्काउंट का मतलब समझ रहे हैं अपन, वो नहीं समझ रहे कि सामने वाला हमको अच्छी चीज़ दे रहा है कि खराब चीज़ दे रहा है। हम डिस्काउंट का मतलब जानने के लिए बैठे हैं। डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? तो मान लो किसी गुड्स के ऊपर एमआरपी उसकी लिखी हुई है 100 रुपये, एमआरपी क्या लिखी है? 100 रुपये। अब मेरे पास खरीदना है, मैं बोला 100 रुपये आपको देने होंगे, नहीं 100 तो महंगा है, इसको 50 में दे दो। लड़कियां सीधा आधा करती हैं, तो मैं 50 में थोड़ी ना दे दूँगा। मैं बोलूँगा देखो मैडम ये आपको मैं 90 रुपये में दे सकता हूँ। कितने रुपये में दे सकता हूँ? 90 रुपये। तो इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है? 10 रुपीज़ का है। तो ये 10 रुपये आपका क्या कहलाया? डिस्काउंट। तो मतलब क्या हुआ? रिडक्शन इन एमआरपी, इन प्राइस बोल दो, रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स, उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंट बोलेंगे। तो लिखिएगा रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स, रिडक्शन इन प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स, चाहे वो 1 रुपये का हो, चाहे 50 पैसे का हो, 1 रुपये का हो, 50 पैसे 1 रुपये कोई कम करवाता ही नहीं है, सीधा सीधा 5% कम करवा लेते हैं लोग। तो ये 100 से कितना हुआ बेटा? 90 हुआ। तो कितने का डिस्काउंट हुआ? 10 रुपये का डिस्काउंट हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट इस पर यहाँ तक है तो बोलो, चल सकता हूँ आगे? ठीक है, अब ये जो डिस्काउंट होता है बेटा वो 2 टाइप का होता है, तो लिखो 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। तो लिखिएगा 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। पहला लिखिएगा ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड TRAD, ट्रेड डिस्काउंट, डिस्काउंट को मैं DST लिख रहा हूँ बेटा शॉर्ट में। ठीक है, और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट CD, शॉर्ट में CD, और इसको अपन आगे से यूज़ करेंगे TD। ठीक है, TD और CD लिख ली बेटा, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट। ठीक है,
तो कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? तो लिखो साइड हेडिंग कैश डिस्काउंट, साइड में लिखो कैश डिस्काउंट, साइड हेडिंग कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? अब सपोज मैंने आपको क्या किया, माल बेचा, आज कितने रुपए की मैंने सेलिंग की है, मान के चलता मैंने सेल कर दिया आपको 1 लाख रुपए का। कितने रुपए का बेटा? 1 लाख रुपए का माल मैंने आपको बेच दिया। अब आप अगर पेमेंट कर, आप बोल रहे हो कि मैं 3 महीने के बाद पेमेंट करूँगा। कितने महीने के बाद पेमेंट करूँगा? 3 मंथ के बाद पेमेंट करूँगा। तो मेरे को अगर ये पैसा आज मिल जाता है 1 लाख रुपए, तो मैं इसको 3 महीने तक यूज़ कर सकता था ना किसी भी प्रकार से। इस 1 लाख का मैं यूज़ कर सकता, चाहे तो बैंक में जमा कर दूँ, चाहे शेयर मार्केट में लगा दूँ, चाहे मैं अपने बिजनेस में और सामान खरीद के उसकी रोलिंग कर लूँ। रोलिंग समझते हो ना, खरीदी बेची, उसको रोलिंग करना बोलते हैं। तो 1 लाख रुपए से अगर मेरे पास समय तुरंत आ जाते तो मैं इसका यूज़ कर सकता था कि नहीं कर सकता था? लेकिन अब ये 1 लाख रुपए मुझे कब मिलने वाला है? 3 महीने के बाद। बट मैं चाहता हूँ कि ये पैसा मुझे तुरंत ही मिल जाए, तो इसके लिए मैं आपको क्या करूँगा, कुछ डिस्काउंट दूंगा। तो इसी डिस्काउंट को क्या बोलते हैं बेटा? कैश डिस्काउंट बोलते हैं। समझ में आया? इसी को मैं लिखवा रहा हूँ फ्रेम करके, आपको लिखिएगा इसमें द डिस्काउंट, लिखिएगा द डिस्काउंट which is allowed, the discount which is allowed to get, which is allowed to get prompt payment, prompt का मतलब होता है तुरंत, ठीक है? क्या मतलब होता है इसका? तुरंत, इमीडिएटली, तुरंत बोलते हैं हिंदी में इसको। द डिस्काउंट विच इज अलाउड टू गेट प्रॉम्प्ट पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर, प्रॉम्प्ट पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर, फ्रॉम द कस्टमर, प्रॉम्प्ट पेमेंट फ्रॉम द कस्टमर। कस्टमर से मुझे मेरा पैसा जल्दी मिल जाए, इसके लिए जो मैं डिस्काउंट देता हूँ उसको हम क्या बोलते हैं? कैश डिस्काउंट बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब दूसरी चीज आती है, मैंने बोला था कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। तो लिखिएगा ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट मतलब क्या होता है समझना। मॉल गए हो बेटा आप लोग शॉपिंग करने, कभी गए हो? वहाँ अभी जैसे आप जाओगे, मानसून चल रहा है आपका, जुलाई दिसंबर में जाते हो तो विंटर, तो वहाँ पर इसमें क्या होता है, आपको डिस्काउंट्स की बहार दिखती है एकदम। कई बार लिखा होता है बाय 2 गेट 1 फ्री, बाय 2 गेट 50%, हाँ या ना? ऐसा लिखा होता है कि नहीं लिखा होता है? तो ऐसे जो डिस्काउंट होते हैं बेटा, जब एक निश्चित वैल्यू के या निश्चित क्वांटिटी यानी फिक्स क्वांटिटी आप खरीदते हो, उसके कारण क्या होता है, आपको डिस्काउंट दिया जाता है। तो ऐसे डिस्काउंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट बोलते हैं। हाँ या ना? क्लियर हो गई चीज़ें? हाँ या ना? तो लिखिएगा। और ऐसा जो डिस्काउंट है बेटा, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में दिया ही जाता है। अगर बिजनेस आप कर रहे हो तो ऐसे सुहावने अवसर आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? ऑफर देने पड़ेंगे, ठीक है? तो लिखिएगा द डिस्काउंट which is, the discount which is, the discount which is allowed in normal course of business, normal course of business, normal course of business। पहली चीज, द डिस्काउंट विच इज अलाउड इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ठीक है, टू इंक्रीज द सेल, टू इंक्रीज द सेल, इंक्रीज द सेल ऑन परचेज ऑफ फिक्स क्वांटिटी और फिक्स अमाउंट ऑफ गुड्स, फिक्स वैल्यू ऑफ गुड्स, फिक्स वैल्यू ऑफ गुड्स। एक नॉर्मल लिखवा रहा हूँ बेटा मैं आपको, समझ में आ गई बात? यहाँ तक मैंने बोल दिया 2 खरीदना मतलब 2 ही खरीदना है, 2 से कम कर दोगे तो वो आपको डिस्काउंट अवेल नहीं होगा। मैंने बोला 5,000 का मिनिमम आपको बाय करना है, तो 5,000 का बाय करना ही पड़ेगा। अगर 4,999 भी होगा तो भी वो डिस्काउंट आपको अवेल नहीं होगा। तो कई बार क्या होता है, 99 रखने का रीज़न भी यही होता है कि आपका जो मल्टीपल क्या होगा, 499 में आके रुक गए आप 4,999 में,
अब एक और खरीदोगे तो फिर उससे वैल्यू राउंड अप में क्यों नहीं रहता है, इसीलिए नहीं रहता है। ठीक, क्लियर हो गया बेटा। ट्रेड डिस्काउंट भी, और कौन सा ट्रेड डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है बेटा, जो भी आप क्वांटिटी गुड्स की खरीद रहे हैं, फिक्स क्वांटिटी या फिक्स वैल्यू का होना चाहिए, तो उस केस में आपको क्या होता है, वो डिस्काउंट अलाउड होता है। मतलब मैंने बोल दिया 5,000 का गुड्स आप खरीदोगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, हाँ फिक्स है। अब मैंने बोला आप बाय 2 गेट 1 फ्री, मतलब 2 क्वांटिटी आप खरीदेंगी गुड्स की, उसकी एक फ्री मिलेगी मिलेगी। तो फिक्स क्या किया, 2 फिक्स किया ना बेटा, ऐसा बेटा। जैसे बाय 3 गेट फ्लैट 50 रहता है, तो 3 खरीदोगे तो फ्लैट 50 होगा। अदरवाइज फिर बोलते हैं सर मैं 3 तो खरीद नहीं पाऊंगी, समझ में नहीं आ रहा है क्या, अगर एक क्वांटिटी खरीदते हैं तो बोलते हैं एक में 20% होगा, 2 खरीदोगे तो 30 हो जाएगा, बोलता है कि नहीं बोलता है दुकान वाला। लेकिन फ्लैट 50 देता है क्या, नहीं देता। फ्लैट 50 कब मिलेगा, जब आप 3 क्वांटिटी खरीदोगे। आगे और पढ़ना है कि आज के लिए इतना ही करना है, इतना ही है, चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल देख के समझ में आ